केमिस्ट्री का पहला एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है? अरे पदार्थ न बोलेंगे हम, केमिस्ट्री तो बोल ही दिया था, रसायन विज्ञान क्या बोलना है। केमिस्ट्री का पहला एक्सरसाइज क्या है? पदार्थ। ठीक है, अब समझते हैं पदार्थ का टॉपिक। पदार्थ क्या होता है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया है। ऐसे कल इसका नॉर्मली जानकारी हम दिखवाए थे, लेकिन हम बोले थे कि आज हम उसका पूरा फिगर के माध्यम से समझाते चलेंगे ताकि समझ में ज़्यादा आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा क्या है, रसायन विज्ञान वह शाखा है जिसके अंदर क्या है, पदार्थों की रासायनिक संरचना, संघटन, गुण धर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं? पदार्थ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में उसकी रासायनिक संरचना कैसा है, केमिकल स्ट्रक्चर, संघटन मतलब पदार्थ किस किस से मिलकर बना है, ठीक है, कौन सा पदार्थ किसका बना है, उसका कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है, कौन सा गुण है उसके अंदर, ठीक है, और रासायनिक अभिक्रियाओं और उसके परिणामों को अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसमें? रसायन विज्ञान में। इसकी 18वीं शताब्दी के में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोजियर, याद रखना है, यही वो महानुभाव हैं। कौन? एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का क्या कहा गया? जनक कहा गया। ठीक है, रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो किसको होती है? मिस्र की प्राचीन शब्द कीमिया से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई? मिस्र के प्राचीन शब्द किससे हुई? कीमिया से है। और कीमिया का मतलब क्या होता है? काला रंग होता है। क्लियर हो गया? आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। क्लियर यहाँ तक? आज इसके बाद क्या है पढ़ने के लिए? सबसे बड़ा टॉपिक क्या था पढ़ने के लिए? पदार्थ। क्योंकि हम लोग अभी सीखे क्या कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? पदार्थों के रासायनिक संरचना। तो मेन समझिए कि पदार्थ क्या होता है उसको समझेंगे तब ना, है ना। पदार्थों की रासायनिक संरचना तो है, लेकिन पदार्थ क्या होता है उसको समझना पड़ेगा आज। देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है? पदार्थ या द्रव, बोलते हैं मैटर। इसमें क्या कहना है कि ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरे। जिसमें द्रव्यमान हो, कल भी समझाए थे द्रव्यमान, मास क्या होता है, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, उसको बंद ही कर दो। जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। किसी वस्तु में उपस्थित, अब पदार्थ क्या होता है? तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान की बात करें हम, द्रव्यमान क्या है? तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगा? उस वस्तु का द्रव्यमान। और द्रव्यमान बदलता नहीं है। द्रव्यमान और भार दो तरह का पॉइंट आता है, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, द्रव्यमान और भार। तो भार बदलता है ना, लेकिन द्रव्यमान बदलता नहीं है। द्रव्यमान का ऐसा ही यूनिट क्या होता है? द्रव्यमान का किलोग्राम और भार का न्यूटन। ध्यान देना है, भार कंफ्यूज करेगा। भार का है न्यूटन, क्योंकि भार क्या है? खिंचाव बल आता है। खैर आगे आइए, जैसे क्या है? जल हो गया, वायु हो गया, सोना, कुर्सी, किताब, सभी वस्तु क्या है? वह स्थान घेरती है। सभी वस्तुओं के पास अपना कोई द्रव्यमान होता है और स्थान घेरेगी, क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं, यह सब पदार्थ नहीं है। जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा में कोई स्थान घेर रहा है? नहीं है। ध्वनि है, कोई स्थान घेर रहा है? नहीं है। ये सब क्या कहलाए? पदार्थ की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, पदार्थ की परिभाषा क्या होता है देख लीजिए। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान हो और जिसको अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। 5 इंद्रियां है ना, कौन कौन सा 5 इंद्रियां बता थे? मुंह नहीं, जीभ, आंख, नाक, कान, जीभ, तो 4 गो ऐसे हो गया, है ना। एक होने गया आपका त्वचा,
ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो जिसको हम 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाता है ना। जिसको हम 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। अब आगे देखते हैं। पदार्थ को दो तरह से बांटा गया है, एक भौतिक आधार पे, दूसरा रासायनिक आधार पे। तो भौतिक आधार पे पदार्थ का 3 भाग, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक आधार पर भी पदार्थ का 3 भाग, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो पहले देखेंगे हम लोग भौतिक आधार पे, ठीक है। फिलहाल अभी 3 दिख रहा है, लेकिन 2 और आवेगा बाद में, है ना। कौन कौन सा? प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। ये सब का भी चर्चा इसी में होगा। आप समझते हैं इसमें कि पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है 2 चीज पे, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक आधार में जो 3 पार्ट है, ठोस है, द्रव है और गैस है। तो फिर समझेंगे ठोस के बारे में, ठोस क्या होता है। देखिए, पदार्थ की अवस्था 5 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैस है, प्लाज्मा अवस्था है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। अब सबका यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है। देखिए, ये मेन आपको समझना था। ठोस में आपका उसके जो अणुओं का कण है वो एक दूसरे से क्या है, एकदम सटा सटा है। इसमें उनके बीच का दूरी थोड़ा बढ़ गया, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में समझिएगा अच्छे से। देखिए, ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था क्या बोलता है कि ठोस अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। सीधी सीधी बात कि वैसा चीज जो इसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। जब इन द्रवों पर बाह्य बल लगाया जाता है तो इसमें अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब ठोस पर आप बाहरी बल लगाइएगा तो उसका अपना आकार बनाए रखने की क्षमता होता है। वो अपना आकार क्या होता है, बनाए रखता है, सेम सेम, ठीक है। अर्थात उसमें नगण्य संपीड़ितता का गुण होता है। आप उसको दबा नहीं सकते हैं। ठोस को दबा सकते हैं? नहीं। अगर वो दबेगा तो उसका आकार टूट जाएगा, फिर से वो शेप बनेगा नहीं। ठोस वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान, ये पॉइंट समझना है। अंतर आणविक स्थान कम होता है। अब ये अंतर आणविक स्थान क्या होता है? देखिए, एक होता है अंतर आणविक कण। अंतर आणविक कण क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जिस कण से मिलकर बना हुआ है उस कण को बोलते हैं अंतर आणविक कण। जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ जिस कण से मिलकर बना हुआ है उस कण को क्या बोलेंगे? अंतर आणविक कण। तो इसमें अंतर आणविक कणों के बीच का स्थान क्या है, काफी कम है। देखिए यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रहा है, या इसके पहले जो फिगर दिखा था इसमें आपका ठोस है, तो ठोस में जो अंतर आणविक कण दिख रहा है ये एकदम सटा सटा है। तो सटा सटा में तो क्या है कि स्थान कम है। और क्या इसमें दिखेगा? और आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। और इसका घनत्व भी क्या होगा? अधिक हो जाएगा। डेंसिटी उसका क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, ये आपका ठोस था, तो ठोस का जो अंतर आणविक कण था क्या एक दूसरे से सटा सटा है। जैसे ही नजदीक आवेगा कण तो आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, और कण अगर दूर जाएगा तो आकर्षण बल कम हो जाएगा। इसे ध्यान देना है। नजदीक आने पर आकर्षण बल ज्यादा, दूर जाने पर आकर्षण बल कम। तो ठोस में आणविक बीच की दूरी कम होता है, तो बीच की दूरी जब कम होगा तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं द्रव। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देख लीजिए, लकड़ी है, लोहा की छड़ है, कांच है, पत्थर, या जो चीज आपके सामने दिखाई दे रहा है फिलहाल में, है ना, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, किताब हो गया, ये सब क्या है? ठोस है। कोई दिक्कत? बात करते हैं द्रव का। तो द्रव में क्या है कि इसका आकार अनिश्चित है, लेकिन आयतन क्या है? निश्चित है। आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंतर आणविक कणों के बीच का दूरी ठोस की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। तो ठोस की तुलना में बीच का दूरी ज्यादा हो जाएगा तो आकर्षण बल का कम जाएगा, यही ना बोलेंगे। ठोस की तुलना में अंतर आणविक कणों के बीच की दूरी ज्यादा हो जाएगा तो आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ देखिए क्या होता है कि द्रव पदार्थ
जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रवों में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, और जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। द्रवों में ठोसों की अपेक्षा कम घनत्व होता है। द्रव में क्या है, ठोस की तुलना में घनत्व क्या है, कम है। जैसे देखिए दूध हो गया, जल हो गया, तेल हो गया, इसमें कणों के बीच की दूरी देखिए काफी सटा सटा नहीं है, दूर दूर पे है। तो जब कणों के बीच की दूरी ज्यादा रहेगा तो उसका आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम होगा तो ये अपना जो स्थिति है वो बनाए रखने में सक्षम नहीं है। जिस बर्तन में डालिएगा उसी बर्तन का रूप ले लेगा। और गिलास में डाले तो गिलास का रूप, प्लेट में डाले तो प्लेट का रूप ले लिया, बाल्टी में डाले तो बाल्टी का रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि इसके अणुओं के बीच का दूरी थोड़ा ज़्यादा है ठोस की तुलना में, इसीलिए ये अपना शेप कायम कर रखने में सक्षम नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं गैस। गैस में क्या है कि गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों ही होते हैं अनिश्चित। आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। गैसों में अंतर आणविक स्थान बहुत अधिक होता है। देखिए आप यहाँ पर देखिए, आप फिगर में याद किए, ठोस में कैसा था, सब सटा सटा था। द्रव में कैसे था, इससे ज्यादा था, है ना, थोड़ा कम दूरी पर था। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो जब बहुत ज्यादा दूरी पर रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा। अणुओं का बीच की दूरी ज्यादा, आकर्षण बल कम। अणुओं के बीच की दूरी कम तो आकर्षण बल ज्यादा। उल्टा हो रहा है, यहाँ ध्यान देना है। इसीलिए इसमें क्या होता है, उच्च संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं सिलेंडर, सिलेंडर में क्या भरा रहता है, गैस भरा रहता है। वो गैस के रूप में रहता है, लेकिन उसको इतना ज्यादा कंप्रेस करके भरा रहता है कि वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है अंदर। जो सिलेंडर में आपका गैस रहता है ना, वो सिलेंडर के अंदर में आता है लिक्विड के फॉर्म में, द्रव अवस्था में। और जैसे ही बाहर निकलता है तो किस अवस्था में, गैस के अवस्था में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उस सिलेंडर के टंकी में इतना अधिक कंप्रेसर डाला जाता है ना, कि गैस अवस्था वाला जो आपका ज्वलनशील पदार्थ है वो किस रूप में हो जाता है, द्रव अवस्था में हो जाता है। जैसे लेकिन वो बाहर निकलता है तो किस रूप में हो जाता है, फिर से गैस रूप में होता है। बात समझे ना? तो क्या इसको कंप्रेस आप कर सकते हैं, इसको आप दबा सकते हैं। गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य, मतलब कि जीरो। आकर्षण बल है ही नहीं, मतलब एकदम खत्म। ठीक है, इसलिए गैसों के अणु क्या होता है, तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं, तुरंत उड़ जाता है ना। आप गैस को छोड़िएगा तुरंत उड़ जाएगा। जैसे आप वस्तु को रखें, ठोस को रखें तो वो अपने स्थान पर रहेगा, हिल डोल नहीं करेगा। द्रव को रखिएगा तो धीरे धीरे वो वाष्पित होकर खत्म हो सकता है, लेकिन गैस को रखिएगा ओपन, तुरंत खत्म। जैसे ही ओपन किए तुरंत खत्म हो जाता है। क्या होता है इसमें, क्या है कि गैसों के अणुओं के तीव्र गति के अनियमित गति करते हैं, है ना। जैसे इस उदाहरण में क्या है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब, ये आपका देखिए गैस है और उसके अणुओं का बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। और जब अणुओं के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा तो आकर्षण बल काफ़ी कम। ठोस, द्रव, गैस हुआ। चलिए अब समझते हैं प्लाज्मा। देखिए अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान है। ठोस चीज को अगर आप गर्म करते हैं तो द्रव बनता है, और द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। ये देखिए ये बर्फ है, बर्फ को आप गर्म कीजिएगा तो पानी बनेगा। आप पानी को जैसे गर्म करेंगे तो जलवाष्प बन के ऊपर निकलेगा। ये है ना, किस पर है, ठोस को गर्म करने पर द्रव, और द्रव को गर्म करने पर क्या होता है, गैस बनता है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि घनत्व किसका ज्यादा होता है, आणविक आकर्षण बल किसका ज्यादा होता है, अंतरा आणविक स्थान किसका ज्यादा होता है, ये सब पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर बात करते हैं हम घनत्व का, डेंसिटी, तो ठोस वस्तु का घनत्व ज्यादा, उसके तुलना में द्रव का घनत्व कम, और सबसे कम घनत्व किसका, गैस का। ठीक है, बात करते हैं आणविक आकर्षण बल, मतलब कि जो अणुओं के बीच का आकर्षण बल है, तो आकर्षण बल ज्यादा किस में था, ठोस में था, उससे कम किस में था, द्रव में।
और सबसे कम किस में था? गैस में। तो लिखा है ना, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में है, उसके बाद उससे तुलना में कम है द्रव में, और सबसे कम किस में है? गैस में। लेकिन हम आणविक स्थान की बात करें, अणुओं का बीच का स्थान, तो सबसे ज़्यादा गैपिंग किस में देखने को मिलता है? गैस में। उससे कम गैपिंग द्रव में, और सबसे कम गैपिंग ठोस में। मतलब कि आकर्षण और स्थान दोनों एक दूसरे का उल्टा है। जिसमें आकर्षण बल ज़्यादा है उसका स्थान का बीच का दूरी कम है, और जिसमें आकर्षण बल कम है उसका स्थान का दूरी क्या है? ज़्यादा है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं प्रसार। प्रसार, विसरण और गति जो है ध्यान देना है। तो प्रसार क्या होता है? तो प्रसार गैस में सबसे ज़्यादा फैलाव, ठीक है, उसके कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में। बात करते हैं विसरण का। जैसे अगर हम आप यहाँ विसरण को ऐसे समझिएगा, जैसे आप परफ्यूम लगाएं, आप यहाँ परफ्यूम लगाए लेकिन पूरा घर में एकदम सेंट सेंट बन रहेगा, क्योंकि उसका क्या होगा? विसरण ज़्यादा हुआ गैस का, फैल गया तुरंत भर में। तो विसरण सबसे ज़्यादा किस में? गैस में। उससे कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में। बात करते हैं गतिज ऊर्जा, मतलब अणुओं के बीच का गतिज ऊर्जा, अणुओं का गतिज ऊर्जा। तो अणुओं का किसमें होता है सबसे ज़्यादा? गैस में। अनियमित गति करता है तीव्र गति से, है ना। उससे कम द्रव। द्रव में कैसे? जब ढलान मिलेगा तो ढलान को वो बहना शुरू करता है। सबसे कम किस में? ठोस में। इसे ध्यान दिए आप लोग, है ना। घनत्व, आणविक आकर्षण बल और आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान, प्रसार, विसरण और गतिज ऊर्जा। इस तीनों में आपका ठोस पहले था, सब में द्रव बीच में है। सब में द्रव क्या है? बीच में। ये तीनों में ठोस पहले था, गैस लास्ट में। ये तीनों में प्रसार, विसरण और गतिज ऊर्जा में गैस पहले है, ठोस लास्ट में है। आइए प्लाज्मा अवस्था देखते हैं। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। अब निश्चित आकार और निश्चित आयतन गैस का भी नहीं था क्या? गैस का नहीं था। तो प्लाज्मा का भी कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। लेकिन यह क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा है क्या? तो प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है। आयनाइज मतलब चार्ज वाला अवस्था है, जिसमें धनावेशित आयन तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अच्छा, ये बनता कैसे? तो बहुत ज़्यादा अगर गर्म करेंगे ना, बहुत ज़्यादा, तब वो प्लाज्मा में चला जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में। जैसे ज्वालामुखी भूकंप, ज्वालामुखी निकलता है ना लावा, तो लावा जो है ना वो प्लाज्मा अवस्था में होता है, बहुत ज़्यादा गर्म। बात समझें? ठोस है, ठोस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव। द्रव गर्माएंगे तो क्या बनेगा? गैस। लेकिन गैस को भी अगर बहुत ज़्यादा हम गर्म कर दें, क्या बन जाएगा? वो प्लाज्मा बन जाएगा। बात समझें? लिखा क्या है कि सूर्य और तारों की ऊष्मा ऊर्जा किससे अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था कहाँ होता है? बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए, ठोस को आप गर्म किए तो द्रव बना, द्रव को गर्म किए तो गैस बना, और गैस को अगर बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो उसका आयन जो है वो चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव के फॉर्म में, और वो कहलाएगा आपका प्लाज्मा अवस्था। ठीक है। जो पदार्थ की कैसी अवस्था है? चौथी अवस्था है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिए थे, ये दिख रहा है ना लावा, धरती की सतह से जो निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट से, ये क्या कहलाएगा आपका? कौन से अवस्था में है? आपका प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक है, आइए आइए आइए, पांचवा अवस्था कौन सा था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा कि ये जो 1920 का साल है, 1920 में क्या हुआ कि भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने, ये है ना, 1920 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। ठीक है, अब ये गणना की है कि पदार्थ का पांचवा अवस्था भी है, लेकिन पूरा संसार इनके बातों को मानने से इनकार कर दिया, तो इनका थ्योरी अधूरा अधूरा रहा। फिर ये क्या किए अपना बात को, कि अपना थ्योरी को भेज दिए किसके पास? आइंस्टीन के पास। आइंस्टीन जब इनका थ्योरी देखा, है ना,
तो उनको लगा कि नहीं बात तो सही है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो प्लाज्मा हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तब भी तो कोई अवस्था निकल के आएगा। ये बात समझना था, ठीक है। इसका गणना सबसे पहले कौन किए? भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में, लेकिन इसको सब लोग मानने से इनकार कर दिया। तो क्या किए कि अपना थेसिस को या थ्योरी को भेज दिए किसके पास? आइंस्टीन के पास। अब आइंस्टीन जब उनके थ्योरी को पढ़े तो उनको लगा कि नहीं बात तो सही है, जैसे गर्म करने पर, बहुत ज़्यादा गर्म करने पर जब से प्लाज्मा बन सकता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा करेगी तब भी कोई अवस्था बन के आएगा, है ना। बाद में क्या हुआ, इन जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में द्रव की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, नाम पहले बोस का है, सबसे पहले शुरुआत वही किए थे, ठीक है। वह अवस्था जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप पर, एब्सोल्यूट जीरो का तापमान वैल्यू कितना, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन परम शून्य ताप होता है, पर शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग क्या होती है, समाप्त हो जाती है। गैस के बारे में बोला गया है कि अगर हम गैस को बहुत अधिक ठंडा कर दें, मतलब परम शून्य ताप पर ठंडा कर दें, मतलब कितना, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दें, तब क्या होता है कि वो जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट चला जाता है, और उसके अणुओं का बीच का जो गति था, वो गति क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उसी को बोला गया आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो पदार्थ की कैसी अवस्था है, कैवी अवस्था हो गई, पांचवी अवस्था हो गई। क्लियर हो गया। चलिए, इसको सबसे पहले खोजे कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में, ठीक है। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन जो इस पर ध्यान दिए और एक नया अवस्था बन के आया, पांचवा अवस्था। आगे आते हैं, देखिए अब यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ पूरा अच्छे से समझना है, तो ये चीज देख लीजिए। हम लोग पढ़े ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर तापमान सबसे कम, यहाँ तापमान सबसे ज्यादा। अगर गैस को, अगर इधर से आते हैं गैस से, तो गैस को ठंडा करेंगे तो प्लाज्मा करेंगे ठंडा तो गैस, गैस करेंगे ठंडा तो लिक्विड, लिक्विड करेंगे ठंडा तो सॉलिड, और सॉलिड को एकदम ठंडा कर देंगे तब बहुत साइंटिस्ट करते हैं। अब यहाँ चलेंगे बीईसी से और गर्म करेंगे सॉलिड, इसको गर्म करेंगे तो लिक्विड, गर्म करेंगे तो गैस, अब बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो प्लाज्मा। यहाँ पे इंडिकेट किया गया है ना, किधर बढ़ेगा तो लो टेम्परेचर में आएगा, तापमान कम करना है। अगर दाहिने साइड में जाएंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब यहाँ पर हमें समझना है कि ठोस, द्रव का गैस पर ताप का प्रभाव क्या क्या होता है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, ताकि सबको दिखे। अब ये चीज समझना सब लोगों को, ठोस, द्रव, गैस पे ताप का प्रभाव, कि ठोस को अगर गर्म करते हैं तो गैस बनेगा कि द्रव बनेगा, द्रव बनेगा। द्रव को गर्म करने पर गैस, और गैस को गर्म करने पर प्लाज्मा, यही ना था। चलिए समझिएगा, ये डायग्राम दे दिए ना कि द्रव को गैस बनाने पर इवेपोरेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, गलन कहलाएगा। द्रव का ठोस में बदलना जमना, गैस का सीधे ठोस के रूप में बदलना निक्षेपण, और द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, वाष्प का द्रव में बदलना संघनन, और ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। और ये ऊर्ध्वपातन वाला सवाल पूछता है, जैसे कपूर उपूर जो होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वपातन का। बात समझे, वो ठोस से सीधे किस में बन जाता है, गैस में। या फिनाइल का जो गोली हम लोग घर में यूज करते हैं कपड़ा में डालने के लिए, होता है ना, तो क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन का गोली बोलते हैं। वो भी क्या होता है, ठोस में होता है, लेकिन वो
उड़ जाता है, गैस बनता है, वो पिघलता नहीं है। या हम लोग घर में या बाथरूम में यूज करते हैं, कौन सा है? आता है ना ओडोनिल, आता है ना खुशबूदार, अलग अलग फ्लेवर का, वो भी क्या है? इसी का एग्जाम्पल। ठोस से सीधे गैस। ओडोनिल लगा दीजिए घर के कहीं भी कोने में, बाथरूम में, तो पूरा बाथरूम में क्या होता है? फ्रेशनेस रहता है, चाहे आप जिस फ्लेवर का लगाइए। तो किस रूप में रहता है? ठोस के रूप में रहेगा। देखिए यहाँ फाड़ के जैसे टिकिया ऐसा रहेगा, चरखुट, उसको ऐसे डब्बा में रख दीजिए और धीरे धीरे अपना वो खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर समझ आया, ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, वाष्प का द्रव में बदलना संघनन, द्रव का वाष्प बदलना वाष्पीकरण, गैस का सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण, द्रव का ठोस में बदलना जमना, और ठोस का द्रव में बदलना गलना। ये पूरा बात आप लोग याद कर लीजिए, किसको क्या बोलते हैं, है ना। आपको कंफ्यूज करेगा यहाँ पर तीन चीज, निक्षेपण कंफ्यूज करेगा, संघनन कंफ्यूज करेगा, ऊर्ध्वपातन कंफ्यूज करेगा। बाकी को आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं करता है ना। गलना, जमना, वाष्पीकरण होना, ये सब दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन दिक्कत करेगा निक्षेपण, संघनन और ऊर्ध्वपातन। निक्षेपण कब होगा? जब गैस का सीधे ठोस में बदलना, गैस जो है सीधे ठोस में आ रहा है, सॉरी गैस सीधे ठोस में आ रहा है, तो कहलाएगा निक्षेपण। क्या कहलाएगा? निक्षेपण। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन, बारिश होता है संघनन विधि द्वारा, है ना। बादल जो वर्षा की बूंद बनाता है तो किस विधि से? संघनन विधि से। और ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थों में होने वाले परिवर्तन भी समझते हैं। सवाल यहाँ से भी पूछता है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, पूछता है ना कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है, सवाल ये पूछता है। या पूछा कि दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा। ऐसे सवाल कंफ्यूज करता है, समझिएगा। पदार्थों में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक, दूसरा रासायनिक। भौतिक का परिवर्तन है तो पढ़े होंगे आप लोग 7, 8, 9, 10 में भी, कि वह एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी मतलब कि जिसको आप फिर से दोबारा रिपीट कर सकते हैं, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। और इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। जैसे आप पानी है, पानी को जमा दिए तो बर्फ बन गया, बर्फ को पिघला देंगे तो फिर पानी बन जाएगा। मतलब कि वैसी अवस्था जो फिर से अपना रूप धारण कर ले, उसको क्या बोलेंगे? भौतिक अवस्था, भौतिक परिवर्तन। यह कैसी है? अस्थायी है। अस्थायी रहता तो बदलता है दोबारा? नहीं, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। दूसरा आते हैं रासायनिक परिवर्तन। यह अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार चेंज हो गया तो फिर दोबारा रिटर्न नहीं हो सकता उस अवस्था में। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। क्लियर हो गया? जैसे दूध का खट्टा हो जाना, तो फिर से दूध सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। कागज का जलना, फिर से कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है। भोजन का पचना, फिर से भोजन नहीं आता है पेट में। अगर भोजन का पचना अगर भौतिक होता तो भोजन पचता, फिर से भोजन आता। कोई आदमी कोई खावे नहीं करता, नहीं, पेट में तो भोजन है ही है, पच रहा है, फिर से भोजन हम लोग बनवा दे रहे हैं, फिर पेट भरा भरा। चलिए शायद देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कंफ्यूज करता है भौतिक और रासायनिक का। तो भौतिक में है, देखिए समझिएगा, मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, दोनों में अंतर है ना। मोमबत्ती अगर पिघलेगा तो उसको फिर से आप मोमबत्ती बना सकते हैं, है ना, तो हो गया भौतिक। लेकिन अगर मोमबत्ती जल रहा है तो जलेगा अगर मोमबत्ती, तो फिर से आप मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं, ये होगा क्या? रासायनिक। और पानी से बर्फ का बनना भौतिक, पानी का वाष्प बनना भौतिक, दूध का गर्म होना भौतिक, रेत का पानी में घुलना भौतिक, कागज का फटना भौतिक। कागज का फटना है, फटा हुआ तो आप उसको टेप मार के जोड़ लीजिए, है ना। लेकिन कागज अगर जल गया, कागज का जलना रासायनिक हो जाएगा, है ना। मक्खन का खट्टा होना रासायनिक, खाने का पचना रासायनिक, लोहे पर जंग लगना रासायनिक, दूध से दही बनना
रासायनिक। ठीक है, ये सब किसी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जो फिर से दोबारा उस रूप में नहीं आएगा, रासायनिक। और जो फिर से दोबारा उस रूप में आएगा वो भौतिक। अब एक और देखे थे ना, ये तो था आपका ठोस, द्रव और गैस था, जिसको बांटे थे पदार्थ को किस अवस्था में, किस आधार पे? भौतिक आधार पे। अब बांट रहे किस आधार पे? रासायनिक आधार पे। तो रासायनिक आधार पर तीन भाग था, तत्व था, यौगिक था और मिश्रण था। ठीक है, तत्व में क्या है कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है ना? जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बनेगा, क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। यह पदार्थ का सबसे सरल रूप है और इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें किसी भी रासायनिक या भौतिक करवा के उसको आप कोई दूसरा पदार्थ नहीं बना सकते हैं। क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाए, देखिए लिखा हुआ भी है, सोना है, चांदी है, लोहा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये सब क्या है? तत्व है। यह सबसे सूक्ष्म रूप है, इस सॉरी सबसे सरलतम रूप है, और इसको आप तोड़ के और दूसरा कोई पदार्थ नहीं बना सकते हैं। ये कहलाएगा कौन सा? तत्व। बात करते हैं यौगिक का। तो यौगिक में क्या है कि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनते हैं। रासायनिक संयोजन से बनते हैं। तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं, है ना? जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब क्या बनेगा? आपका यौगिक बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है पानी, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन 1। नमक है, इसका रेशियो क्या है? फिक्स है। चीनी है, C12H22O11। कार्बन है, CO2। ये सब क्या है? इसका दो या दो से अधिक तत्व तो मिलाए हैं, लेकिन उनका जो अनुपात है वो क्या मिलाया गया है? निश्चित किया गया है। और उस निश्चित अनुपात में हम तत्व को नहीं मिलाएंगे तो आपका ये पानी और नमक और कार्बन, चीनी, ये सब बन के नहीं आएगा। बात समझें? चलिए अब बात करते हैं मिक्सर, मिश्रण का। इसमें क्या है? इसका ठीक अपोजिट उसमें आएगा। मिश्रण में भी दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाएंगे, लेकिन उनका मिश्रण का अनुपात निश्चित नहीं रहता है। क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। जैसे कि बात करें यहाँ पर, तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन है। मिश्रण में पदार्थ अपनी पहचान बनाए रखते हैं और उन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। उदाहरण में क्या है? हवा है ना? हवा में क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। समुद्री जल में क्या है? पानी है और नमक का मिश्रण है। मिट्टी में क्या है? रेत है, मिट्टी है और अन्य पदार्थ का मिश्रण है। ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा? आपका मिश्रण कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग पदार्थ का पूरा पाठ पढ़ लिए। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर आपका तीन भाग था, ठोस, द्रव, गैस। गैस को अगर बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो प्लाज्मा। और गैस को अगर बहुत अधिक ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बोस-आइंस्टीन। तो दो और बन गया। बोस-आइंस्टीन का खोज किसने किया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने सबसे पहली बार। कब? 1920 में। ठोस, द्रव, गैस का बारे में आप पूरा समझा दिए। अंतराण्विक कण के बीच का दूरी कम रहेगा, आकर्षण बल ज्यादा रहेगा, ठोस। अंतराण्विक कण के बीच का दूरी ठोस की तुलना में ज्यादा है, आकर्षण बल कम है, तो द्रव। अब बीच का दूरी काफी ज्यादा है, आकर्षण बल काफी कम है, क्या कहलाएगा? गैस कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद रासायनिक आधार पर तीन भाग, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व हो गया, यौगिक हो गया और मिश्रण हो गया। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सवाल, जो सवाल पूछा है आप लोग का। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई? किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? देखिए विसरण गैसों में, पैसों लिख दिया है, गैसों में। किसमें होगा? गैसों में अत्यधिक विसरण होगा। यदि अमोनिया गैस है, अमोनिया क्या है? गैस है, तो कपूर का संबंध किससे होगा?
ठोस होगा, है ना। अगर अमोनिया का संबंध गैस के साथ है तो कपूर क्या है आपका, ठोस है। तो देखिए इसे घुमा के दिया है। आई आपका एसएससी का है, 2019 का सवाल है, और विचरण वाला सवाल एनटीपीसी 2021 का है। और 2021 के बाद एनटीपीसी अभी कुछ दिन पहले लिया 2025 में। 4 साल के बाद वैकेंसी आएगा, 5 साल के बाद, तो क्या कीजिएगा। ढेर आदमी के तो उम्र एक्सपायर हो जाता है 2-3 साल में, कहानी ही खत्म। बैठे रहिए। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे, एंटोनी लेवोजियर। निम्नलिखित में से किसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस का। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, रासायनिक परिवर्तन उदाहरण नहीं है, क्या होगा, जल का जल वाष्प में परिवर्तन, ये भौतिक है। बाकी जितना भी सब रासायनिक है तो ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, पानी का बर्फ में परिवर्तन, ये भौतिक है। ठीक है। मानव में श्वसन है, भौतिक नहीं, रासायनिक है। देखते होंगे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं या CO2 छोड़ रहे हैं, है ना। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, उच्च तापमान। ये प्लाज्मा तभी बनता है जब तापमान क्या हो, काफी ज्यादा हो। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन है। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक आइस क्यूब पिघलना। आइस मतलब कि आइस का बर्फ का गोला, है ना, उसका पिघलना क्या कहलाएगा, भौतिक कहलाएगा। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन है, मोम का जलना। मोम का जलना कहलाएगा रासायनिक, है ना। देखिए उधर का, ठीक है। आगे आइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गैसों के बारे में सत्य है, तो गैसों का निश्चित आयतन और निश्चित आकृति होती है, नहीं होता, ये तो सत्य नहीं है। गैसों का न तो निश्चित आयतन और न ही निश्चित आकृति होती है, यही सही है। क्लियर है। आगे, निम्नलिखित में से किसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, तो द्रव का होता है। इसमें जो द्रव रहेगा उसको मारेंगे। कौन द्रव है, नींबू का रस, है ना। इसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। अब सवाल इसमें नहीं।